आइए हम बात करते हैं कोशिका के अंग के कार्य। कोशिका के अंग क्या क्या कार्य करते हैं, उनका क्या महत्व है हमारे शरीर में या पेड़ पौधों के जो है जीव में, क्या उनका कार्य है। आप लोग बैठे रहिए, ज़रा समझिएगा। आप लोग भी ज़रा देखिए कोशिका के अंग के कार्य। कोशिका के अंग के कार्य में हम पहली बात करेंगे जीव द्रव्य की। और कल मैंने बात किया था कि जीव द्रव्य क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। ज़रा आज भी उसे समझने की कोशिश किया जाएगा। ज़रा देखिएगा, ये जो है कोशिका है, सेल। इस कोशिका के अंदर ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से, इसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य। और ये न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है उसे कहा जाता है न्यूक्लियस द्रव्य यानी केंद्रिका द्रव। इन दोनों के सम्मिलित रूप को कहा जाता है जीव द्रव्य। इसकी खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। इसकी खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसे जीवन का आधार कहा जाता है। इसे जीवन का आधार कहा जाता है क्योंकि सभी जीवन की सारी जो क्रियाएं होती हैं इसी जीव द्रव्य के अंदर होती हैं। अगर ये जीव द्रव्य ना हो तो कोई क्रिया नहीं होगी, इसलिए इसे जीवन का आधार कहा जाता है। यानी जो है जीव द्रव्य को जीवन का आधार कहा जाता है। समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी और इसे जीवन का आधार कहा जाता है। सभी भौतिक क्रियाएं यानी जितनी भी भौतिक क्रियाएं होती हैं, रासायनिक और यानी देखिएगा भौतिक क्रियाएं जितनी भी होती है कोशिका शरीर के अंदर, ये सभी जो है किसके अंदर होती हैं? जीव द्रव्य के अंदर होती है। सभी भौतिक क्रियाएं जो है जीव द्रव्य के अंदर होती है। और ये जो जीव द्रव्य है इसका जो पूरा 100% जो बना है, इसमें से 100% में से 80% भाग जो है जल का बना होता है। यानी जल होता है इसमें। ये जो जल भरा हुआ है, पदार्थ भरा हुआ है, जो तरल पदार्थ है, ये जो है इसमें 80% जल होता है, 20% में प्रोटीन होते हैं। ये मैंने पहले ही कहा कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव का बना होता है। यह कोशिका को सूखने नहीं देता, यानी जब ये रहेगा तो कोशिका नहीं सूखेगी, तो कोशिका मर नहीं पा सकेगी। इसलिए हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा, यानी किसी भी जीव का जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहेगा या चलता रहेगा, वो जीवित रहेगा। इतनी बातें समझ में आ गई? एक बार फिर से देखते हैं। यानी कोशिका के अंग में हम सबसे पहले बात करेंगे जीव द्रव्य की। किसकी? जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की थी। जीव द्रव्य क्या है? कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव का बना होता है। इसे जीवन का आधार कहा जाता है। सभी जो है क्रियाएं इसी के अंदर होती हैं, यानी भौतिक क्रियाएं जो है सब कुछ इसी के अंदर होंगी। और क्या है? ये कोशिका को सूखने नहीं देता, यानी इस कोशिका के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं उन्हें सूखने नहीं देता। दूसरी बात करेंगे कोशिका भित्ति। किसकी? कोशिका भित्ति। इस कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल इंग्लिश में कहा जाता है, सेल वॉल। कोशिका यानी सेल वॉल। यह क्या है? पादपों में पाया जाता है और यह सेलुलोज का बना होता है। यह सेलुलोज का बना होता है और पादपों में पाया जाता है, यानी यह केवल पादपों में पाया जाएगा, यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है और कहीं नहीं। ये क्या है? सेलुलोज। आप जानते हैं सेलुलोज क्या है? जब घास फूस या पेड़ पौधों में पाया जाता है, जो एक तरह का ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद इसमें देखा जाए तो कुछ बातें और हैं, जैसे प्लांट जो होते हैं उनमें भी कुछ और अलग चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे जीवाणु जो होते हैं, जो जीवाणु एक पादप है, सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, सभी आप लोग भी जानते होंगे, ऑनलाइन वाले भी, कि जीवाणु जो है एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति, यानी जो जीवाणु होता है, जो पादप होता है, जीवाणु पादप होता है, उसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, यानी पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। इतना बातें समझ में आई कि जो जीवाणु पादप होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और जो कवक कोशिका भित्ति होती है, यानी जो कवक पादप होते हैं, जो कवक पादप होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। यानी जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है
वो किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और जो कवक पादप होते हैं, जैसे जिसे फंगस बोलते हैं, अचार उचार में लग जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। इतनी बातें समझ में आई? चलिए ठीक है, आप लोग को भी आ गया। हमें जहाँ तक लगता है ऑनलाइन देखने वाले भी समझ चुके होंगे। आइए बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है इंग्लिश में। आइए बात करते हैं इसके आगे, देखते हैं इसमें क्या है। यह जंतु एवं पादप यानी पेड़ पौधों और जंतु दोनों में पाया जाता है। क्या? जंतु और पादप यानी पेड़ पौधों दोनों में पाया जाता है। इसके आगे आप देखेंगे ये क्या है, कोशिका के सभी अंग इसी के अंदर सुरक्षित रहते हैं। यानी ये जो कोशिका झिल्ली है, या जरा देखिएगा, ये कोशिका झिल्ली है अंदर वाली, इसके अंदर ही सारे जो है अंग सुरक्षित रहते हैं। इससे पहले मैंने कहा कोशिका भित्ति, ये जो बाहरी हिस्सा है कल बात हुई थी, इसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। आइए इसके बाद क्या कहें, कोशिका झिल्ली की बातें कर रहे थे। कोशिका झिल्ली अंदर वाली लेयर होती है जो बहुत पतली होती है, यह अर्धपारिगम्य झिल्ली होती है। यह उन्हीं पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने देती है जो कोशिका के लिए यानी शरीर के लिए लाभदायक, यानी कोशिका में जो भी इसके अंदर आएगा जो कोशिका के लिए लाभकारी होगा, जिससे ऊर्जा मिलेगी या जिससे किसी प्रकार की सेल को नुकसान नहीं होगा, उसी को अंदर आने जाने देगी। और यह क्या है, सभी पदार्थों का नियंत्रण करती है। नियंत्रण यही है कि किसको अंदर आना है, किसको बाहर जाना है, ये इसी का नियंत्रण करती है। और यह क्या, यह प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन की बनी होती है। जरा ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन। और आपने देखा होगा किसी भी सेल के अंदर यानी किसी भी अंडे के अंदर जो पीला वाला हिस्सा होता है वह पूरी तरह से प्रोटीन का बना होता है। और ये क्या है, जो पीला वाला हिस्सा होता है यह बहुत बड़ा सेल होता है, बड़े बड़े सेल होते हैं, तो इसीलिए एक जगह बैठा रहता है। अगर छोटी छोटी सेलें होती तो वह फैल जाती। तो क्या है, कोशिका के अंदर ये सब प्रोटीन की बनी होती हैं। तो यानी अगर देखा जाए तो कोशिका झिल्ली भी प्रोटीन की है और यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। प्रोटीन से हमारे शरीर के ढांचा का निर्माण होता है, इतना आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद बात करेंगे, चौथे नंबर पर हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। मैं इसे पूरा लिख देता हूँ फिर से, अल्टमैन ने की थी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। अल्टमैन ने खोजने के बाद बताया कि अल्टमैन इसकी जब खोज कर दी तो इसमें देखा गया कि यह क्या है, ऑक्सीश्वसन करता है, यानी ये शरीर के लिए ऑक्सीजन का निर्माण करता है। यानी ऑक्सीश्वसन यानी शरीर के लिए ऑक्सीजन का निर्माण करता है। इसमें क्या है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ही एक क्रेब्स चक्र चलता है, एक रिसाइकल चलती है, जिसके द्वारा ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज के साथ साथ आप जानते हैं ग्लूकोज क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और यही ऊर्जा पूरे शरीर में चली जाती है और पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान हो जाती है, जिससे हमारी शरीर यानी किसी भी जीव का शरीर सुचारू रूप से आगे चलता है, बढ़ता रहता है। और इसी वजह से, इसी ऊर्जा बनाने की वजह से इसे क्या है, इसे पावर हाउस कहा जाता है, यानी ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। और इसकी आंतरिक दीवारें यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर की जो दीवार है ये वाली, वो किसकी बनी होती है? क्रिस्टी की बनी होती है। क्या है? क्रिस्टी की बनी होती है। इतनी बातें समझ में आ गई सभी को? क्रिस्टी की बनी होती है। इसके बाद हम पांचवा बात करेंगे, अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसे इंग्लिश में कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और शॉर्ट में कहा जाता है ER, यानी इसकी बात करेंगे ER की। जरा देखिएगा, ER हमने पहले कल भी बात किया था। यह क्या है? आंतरिक सहायता प्रदान करता है। ये क्या होता है, ऐसे ऐसे देखेंगे इस आकार में ऐसे बंधा हुआ होता है, इस आकार में ऐसे बंधा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये क्या है, कोशिका को दीवार की तरह बांध रखता है,
सहारा देता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आंतरिक सहायता प्रदान करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है अंतःकंकाल भी कहा जाता है, इसे अंतःकंकाल भी कहा जाता है। यानी कोशिका को आधार जो प्रदान करेगा, जिस पे कोशिका टिकी होगी, उसे क्या कहा जाएगा, कंकाल। तो इसे अंतःकंकाल भी कहा जाता है। और यह 2 प्रकार का होता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव जालिका 2 प्रकार की होती है। मैंने कहा था एक है स्मूथ, दूसरा है रफ। यहाँ पे मैंने इसे कल भी बताया था कि 2 पार्ट में बटा होता है। स्मूथ वाले भाग से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होता है। और रफ वाले भाग से प्रोटीन का निर्माण होता है। यह प्रोटीन अपने अकेले नहीं निर्माण करता, यह प्रोटीन अपने आप अकेले निर्माण नहीं करता। ये क्या करता है, राइबोसोम के साथ मिलकर, यानी राइबोसोम के साथ मिलकर क्रिया कर क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। किसे कैसे करता है, इसे हम देखेंगे राइबोसोम के साथ। इतनी बातें समझ में आई? नहीं समझ में आई तो फिर से बता दूं, जरा समझिएगा। इसको बताने से पहले इसको बता दो फिर से। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। कोई दिक्कत, मार खाओगे। क्या है अल्टमैन, इसकी खोज किसने की थी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। इसे ऑक्सीश्वसन कहा जाता है, यानी ये श्वसन यानी जो है ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है ग्लूकोज बनने की वजह से। और ग्लूकोज बनने का कारण क्या है कि इस कोशिका के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज जब बनेगा तो शरीर को ऊर्जा प्रदान होगी, और ऊर्जा क्या करेगी, इस पूरे शरीर को पहुंचाएगी, जिससे हमारी कोशिका जीवित रहेगी। और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। और इसकी आंतरिक दीवारें किसकी बनी होती हैं, क्रिस्टी की बनी होती हैं, क्रिस्टी की बनी होती हैं। इसके बाद मैंने 5वां कहा कि अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंतर्गत आप देखेंगे क्या है, यह क्या है, कोशिका को सहायता प्रदान करता है, जिसकी वजह से इसे अंतःकंकाल भी कहा जाता है, अंतःकंकाल भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक है स्मूथ वाला भाग, दूसरा है रफ। स्मूथ वाले भाग से कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होगा, और रफ वाले भाग से प्रोटीन का निर्माण होगा, वो भी राइबोसोम के साथ मिलकर। अब बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम आप जानते हैं ये शरीर के सबसे छोटा भाग है, शरीर का सबसे छोटा अंग है, इसे कहते हैं राइबोसोम। ये शरीर का सबसे छोटा भाग है। ये हमने देखा, शरीर यानी कोशिका का सबसे छोटा भाग है, यानी अगर कोशिका का सबसे छोटा है तो आप जानते हैं शरीर में भी छोटा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। यह क्या है, प्रोटीन का निर्माण करता है। मैंने कहा यहाँ भी प्रोटीन का निर्माण करेगा रफ वाले भाग पर, तो प्रोटीन का निर्माण करेगा। इस प्रोटीन यानी ये जो प्रोटीन का निर्माण करता है, इसकी वजह से, यह जो प्रोटीन का निर्माण करता है, इसकी वजह से राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यह जो है रफ वाले भाग के साथ मिलकर जब प्रोटीन का निर्माण करेगा तो यह 2 प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करेगा, एक है 70S, दूसरा है 80S। 2 प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करेगा, पहला है 70S, दूसरा 80S। 70S प्रोटीन का निर्माण करने के लिए इसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, परंतु 80S प्रोटीन का निर्माण करने के लिए इसे ज़्यादा समय लगेगा। ये क्या है, आरएनए में पाया जाता है और ये डीएनए में पाया जाता है। क्या है, ये आरएनए में पाया जाएगा प्रोटीन, और ये डीएनए में पाया जाएगा। यानी अब आरएनए के प्रोटीन जो होते बनते हैं ये बहुत नॉर्मल होते हैं, 1 सूत्री होते हैं, और ये क्या 2 सूत्री होते हैं, तो इन्हें बनाने में ज़्यादा समय लगता है। यानी 2 प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होगा, एक डीएनए और एक आरएनए तरह के प्रोटीन का निर्माण होगा, यानी 70S और 80S। यस का मतलब होता है, अर्थ होता है सेंटिमेशन, सेंटिमेशन कोफिशिएंट, सेंटिमेशन कोफिशिएंट। यानी आप जान चुके हैं कि राइबोसोम क्या काम करता है, फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर उससे पहले एक बात फिर से बता दें, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य के अंदर जो बनता है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, यानी 2 अंगों से मिलकर बनता है, जो है केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव के मिलने से बनता है जीव द्रव्य, और इसे ही जीवन का आधार कहा जाता है।
वैज्ञानिकों ने यानी कुरकिंजे ने जब इसकी खोज की तो उन्होंने बताया कि अगर किसी भी कोशिका के अंदर से यानी कोई जो सेल है इसके अंदर से अगर इस पदार्थ को निकाल लिया जाए तो ये क्या है, कोशिका मर जाएगी, यानी किसी भी जीव की मृत्यु हो जाएगी, यानी कोशिका मर जाएगी। जब कोशिका मरेगी तो जीव भी मर जाएगा। इसीलिए इसे कहा गया जीवन का आधार, इसीलिए इसे कहा गया जीवन का आधार। बाकी चीज़ें बाद में बात करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा ऑनलाइन वालों के लिए तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे लाइक कर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।